हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर कैसे काम करता है और कूलिंग टावर में जो पानी इस्तेमाल होता है उस पानी में जो पैरामीटर होते हैं तो कितना कितना पैरामीटर होना चाहिए, जैसे कि पीएच मान कितना होना चाहिए और बहुत सारी पैरामीटर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो कूलिंग टावर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कूलिंग टावर होता क्या है। पानी को हवा के द्वारा ठंडा करने के लिए जो मशीन लगाया जाता है उसे हम कूलिंग टावर कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपको बड़ी बड़ी इमारतों और उद्योगों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर चिलर प्लांट के लिए किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कूलिंग टावर के जो काम करने का सिद्धांत क्या है इसके बारे में। कूलिंग टावर का जो काम करने का सिद्धांत होता है वो होता है इवोपरेशन, यानी कि वाष्प के बनकर उड़ना, यानी कि इवोपरेशन। पानी को ठंडा करने के लिए किसी भी दूसरे विकल्प से यह जो इवोपरेशन का जो विकल्प होता है वो बहुत ही सस्ता और क्या होता है, बहुत ही सस्ता और कारगर होते हैं। इसमें जो पानी होता है वो सीधा हवा के संपर्क में आता है। इससे क्या होता है, तो पानी का जो एरिया होता है उसे बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो गर्म पानी होता है वो हवा के संपर्क में आता है और इससे क्या हो जाता है, तो पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो कूलिंग टावर होता है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, कंडेंसर से जो गर्म पानी जाता है तो कहाँ पे जाता है, तो कूलिंग टावर के जो होता है हेड उसमें आता है। और कूलिंग टावर के हेड में जो नोजल लगाया जाता है उस नोजल के द्वारा जो कूलिंग टावर में पानी आता है कहाँ से, तो कंडेंसर से उसको क्या किया जाता है, तो उसको छिड़का जाता है। क्योंकि कि गर्म पानी को एक तरह से क्या किया जाता है, तो बारिश करवाया जाता है कूलिंग टावर के अंदर। इस तरह से छिड़काव करने से क्या होता है, तो पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब ये नोजल के द्वारा जो छिड़का गया पानी होता है वो कूलिंग टावर में जो फिंस लगाया जाता है उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर गिराया जाता है, यानी कि उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। इस फिंस में क्या होता है, तो थोड़ी थोड़ी जगह होती है। इससे क्या होता है, तो पानी और हवा ऊपर नीचे होते रहता है। यूँ समझ सकते हैं कि कूलिंग टावर में जो फिंस लगा होता है उस स्थान पे, यानी कि एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि यूँ समझ सकते हैं कि कूलिंग टावर में फिंस के स्थान पे एक जाली लगा होता है। जो पानी आता है वो जाली से होकर नीचे जाता है और जो गर्म जो हवा होता है, हवा नीचे से क्या जाता है, जाली को होकर ऊपर आता है। तो क्या होता है, दोनों को संपर्क बनता है। इससे क्या होता है, जो हवा क्या होता है, तो ठंडा होता है। तो अपना ठंडक किसको दे देता है, तो पानी को देता है। जो पानी गर्म होता है तो गर्म जो पानी होगा वो अपना गर्मी किसको दे देगा, तो वो हवा को दे देगा। तो अपना गर्मी हवा को देगा तो हवा के साथ क्या होगा, जो गर्मी होगा पानी का वो इवोपरेशन के साथ क्या होगा, तो कूलिंग टावर से बाहर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो पानी जो कूलिंग टावर का सम्प होता है उसमें जमा हो जाता है। इसके बाद ये पानी कहाँ पे चला जाता है, तो कंडेंसर में चला जाता है। तो ये तो समझ ले कूलिंग टावर कैसे काम करता है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि कूलिंग टावर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं जिसकी मदद से कूलिंग टावर का निर्माण होता है और उस पार्ट्स का क्या क्या कुछ काम है इसके बारे में भी अब जानेंगे। तो सबसे पहला है तो फैन मोटर। जो फैन मोटर होता है वो कूलिंग टावर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। यह ज्यादातर कूलिंग टावर में आपको सबसे ऊपर लगाया जाता है, यानी कि टॉप पे लगाया जाता है। जो फैन मोटर का मुख्य काम होता है वो कूलिंग टावर में जो पंखा लगाया जाता है उस पंखा को घुमाना और उसका जो हवा होता है, हवा को फ्लो को बरकरार रखना होता है। दूसरा होता है फैन। कूलिंग टावर में जो फैन लगाया जाता है वो क्या होता है, तो सापट और गियर बॉक्स के द्वारा मोटर के साथ जुड़ी रहती है। तो फैन का काम क्या होता है, तो कूलिंग टावर में जो हवा आता है उसको फ्लो को बरकरार बनाए रखना होता है, जिससे कि क्या होता है, तो नीचे से हवा लेके ऊपर फेंकना होता है फैन का काम। एलिमिनेटर तो हवा को तो बाहर भेजता है, मगर जो पानी होता है उसे रोकने का काम क्या करता है, तो एलिमिनेटर करता है। इसके बाद होता है हेडर। जो हेडर होता है वो कूलिंग टावर के ऊपर की तरफ लगाया जाता है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ कंडेंसर से जो गर्म पानी आता है वो हेडर में ही आती है और इस हेडर के साथ में क्या होता है, तो हेडर के साथ में ही जो नोजल होता है उसे कनेक्ट किया जाता है या कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होती है उसे नोजल या स्प्रिंकलर कहती है। नोजल होता है वो किसके साथ जुड़ी रहती है, तो कूलिंग टावर का जो हेडर होता है उसी के साथ में नोजल जुड़ी रहती है। जो नोजल का काम क्या होता है, जो कूलिंग टावर में जो गर्म पानी आता है कंडेंसर से उसे क्या करना होता है, नोजल का काम, तो नोजल का काम होता है उस पानी को बौछार करके, जो कूलिंग टावर में बौछार करके जो फिंस लगाया जाता है उस फिंस के ऊपर बौछार कराने का काम किसका होता है, तो नोजल का होता है। इस तरह से बौछार करने से क्या होता है, तो पानी का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है और पानी क्या होता है, तो जल्दी जल्दी ठंडा होने लगता है। अब आती है फिंस। फिंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो नोजल के नीचे फिंस को लगाया जाता है और नोजल से जो बौछार किया गया पानी होता है वो कहाँ पे गिरता है, तो फिंस के ऊपर आके गिरता है। फिंस में बहुत जगह कम होने के कारण क्या होता है, तो पानी धीरे धीरे नीचे जाता है और नीचे से जो हवा आती है वो क्या करते हैं, तो पानी के संपर्क में आके क्या करते हैं, तो पानी को ठंडा कर देती है और इससे क्या होता है, तो पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और नीचे गिरते ही क्या हो जाते हैं, तो ठंडा हो जाती है। यानी कि जब भी पानी के यानी कि हवा के संपर्क में आता है तो पानी ठंडा हो जाता है और ये कहा होता है, तो फिंस में ही होता है। मेन काम ठंडा करने का फिंस का होता है, क्योंकि फिंस में जो पानी होता है वो ज़्यादा समय तक रुकता है। इससे क्या होता है कि हवा के संपर्क में बहुत ही बढ़िया से आ पाता है। इससे क्या होता है, तो हवा उस पानी को बहुत ही बढ़िया से ठंडा कर देता है और ठंडा करने के बाद कूलिंग टावर का जो सम्प होता है
उस सम्प में पानी जमा हो जाता है और वहीं से कहाँ तक जाता है तो फिर से वहीं से कंडेंसर में चला जाता है। इसके बाद आती है मेस या फिर इसे जाल बोल सकते हैं। जाल जो होती है वो कूलिंग टावर में लगाई जाती है। जाली का मुख्य काम होता है वो कूलिंग टावर में किसी भी प्रकार का कचरा को आने से रोकना होता है, जैसे कि पन्नी हो गया, कुछ हो गया, कूड़ा हो गया। वो क्या होता है तो हवा जब खींचती है, सक करती है कूलिंग टावर, तो क्या होता है चारों तरफ से हवा लेती है, तो किसी भी प्रकार का जो गंदगी है या कुछ कूड़ा करकट वो कूलिंग टावर में ना आए, इसके लिए क्या लगाया जाता है तो जाली लगाया जाता है। इसके बाद जो कूलिंग टावर का नेक्स्ट पार्ट होती है वो क्या होती है फ्लोट वाल। फ्लोट वाल का काम क्या होता है तो कूलिंग टावर में जो मेकअप का पानी आता है उस मेकअप को पानी को मेंटेन करने का काम होता है फ्लोट वाल का। जैसे कि आप जानते हैं कूलिंग टावर के नीचे एक मेकअप पंप होता है, इसमें क्या होता है तो पानी भरा होता है और जैसे ही जो पानी होता है वो मशीन की गर्मी को अपने अंदर सोखता है और बाहर कूलिंग टावर में आता है। जो पानी होता है वो इवोपरेशन के कारण भाप बन के क्या होता है तो हवा में उड़ जाता है। इससे क्या होती है तो पानी कम हो जाती है। तो अब इस पानी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है तो मेकअप करने के लिए मेकअप टैंक होता है। अब इस मेकअप टैंक से जो पानी होता है वो कहाँ पे आता है तो कूलिंग टावर में आता है और जैसे ही मेकअप पंप से जो पानी आता है वो कूलिंग टावर में मेंटेन हो जाता है तो उसमें लगे जो फ्लोट वाल होता है क्या होता है तो ऊपर उठ जाता है, जिससे क्या होता है जो कूलिंग टावर में जो मेकअप का लाइन होता है उसमें क्या होता है तो वाल लगा होता है। वाल को क्या कर देती है तो फ्लोट वाल उसे बंद कर देती है। इस वाल के आगे क्या होती है तो एक प्लास्टिक की बॉल सी होती है और इसमें क्या होता है तो इसमें हवा भरा रहता है। उससे क्या होता है इसको पानी पूरा भर जाने पे ऊपर की तरफ उड़ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आती है ओवरफ्लो लाइन आती है। ओवरफ्लो लाइन का क्या उपयोग है तो कूलिंग टावर में जो अतिरिक्त पानी होता है उसे बाहर निकालने के लिए ओवरफ्लो लाइन का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी हालात में जो कूलिंग टावर में लगी वाल्व है वो क्या हो जाती है तो खराब हो जाती है। ऐसे में क्या होगा तो मेकअप टैंक से लगातार पानी होता है वो क्या होता है तो आने लगता है। इससे क्या होगा तो पानी कूलिंग टावर में ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या दी जाती है तो ओवरफ्लो लाइन दी जाती है, ताकि जो ओवरफ्लो पानी होता है वो क्या होता है ओवरफ्लो के लाइन के द्वारा कहाँ पे चले जाए तो ड्रेन में चले जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है क्या होता है तो ड्रेन वाल होता है। ड्रेन वाल क्या होता है आइए इसे हम समझते हैं। कूलिंग टावर का जो मेन टैंक होता है इसके अंदर एक अलग से ड्रेन वाल भी लगाया जाता है, क्योंकि कूलिंग टावर में लगातार पानी आता रहता है। इससे क्या होता है तो कूलिंग टावर में कुछ ना कुछ कचरा जमा हो जाता है या फिर काई जमा हो जाती है। इसे साफ करने के लिए क्या किया जाता है तो ड्रेन वाल का प्रयोग किया जाता है। ड्रेन वाल के प्रयोग करने से क्या होता है ड्रेन वाल खोल देने से जो कूलिंग टावर का जितना भी गंदगी होती है पानी होती है वो सारा क्या होता है तो ड्रेन हो जाता है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं तो कूलिंग टावर की जो टैंक होता है उसे बड़ी ही आसानी से हम साफ कर सकते हैं। इसीलिए हर एक कूलिंग टावर का जो सम्प होता है उसमें एक ना एक ड्रेन वाल दिया रहता है, ताकि कूलिंग टावर को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो। इसके बाद आते हैं ब्लीड वाल्व या जिसे ब्लो डाउन वाल्व कहा जाता है। कूलिंग टावर में ब्लीड वाल्व या ब्लो डाउन वाल्व का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि कूलिंग टावर में जो पानी आता है उसमें कुछ ना कुछ मिनरल जरूर होता है। जो पानी इवोपरेशन होकर हवा में उड़ जाता है वो क्या होता है तो पूरा शुद्ध पानी होता है। इससे जो मिनरल होता है वह कहाँ तो कूलिंग टावर में ही जमा होते रहता है। इससे क्या होता है तो बहुत ज़्यादा दिन तक मिनरल जमा होने से क्या होता है तो कूलिंग टावर में बहुत ज़्यादा मिनरल जमा हो जाता है और ये क्या होता है तो कूलिंग टावर के टैंक में ही जम जाता है। और इससे क्या होता है तो धीरे धीरे कूलिंग टावर में बहुत ज़्यादा मिनरल जम जाता है। ये मिनरल कहाँ जाने लगता है तो धीरे धीरे कंडेंसर में जाने लगता है। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होता है ये कंडेंसर की ट्यूब होता है उसको ब्लॉक करने लगती है। इसके कारण जो हमारा मशीन ठंडा करने का काम करती है पानी का, उसका कार्य क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और वह बहुत ही कम पानी को ठंडा कर पाता है। इसको रोकने के लिए ब्लो डाउन वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ताकि जितना भी बहुत ज़्यादा मिनरल हो जाए तो इसे ब्लो डाउन करके उस मिनरल को हटा दिया जाता है और इस प्रकार से जो मिनरल होता है वो मेंटेन हो पाता है। तो ब्लो डाउन वाल्व का भी बड़ा महत्व है। तो आइए आप जानते हैं जो कूलिंग टावर में होने वाले लॉस यानी कूलिंग टावर में पानी का किस किस प्रकार से लॉस होता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है इवोपरेशन लॉस। तो कूलिंग टावर में जो नोजल के द्वारा पानी आता है वो कहाँ पे गिराया जाता है तो जो फिन्स होता है उसके ऊपर बौछार किया जाता है गर्म पानी को। अब यह पानी गर्म होने के कारण क्या होता है तो इसमें वाष्प बनती है। इसके कारण क्या होता है तो कूलिंग टावर में जो पंखा लगाया जाता है तो क्या करता है तो वाष्प जो बन जाती है इसको जो पंखा जो कि हवा को नीचे से ऊपर फेंकता है तो क्या करता है तो जो वाष्प बनती है पानी उसको भी क्या करती है तो ऊपर की तरफ फेंक देती है और कूलिंग टावर से बाहर निकाल देती है। क्या होता है तो धीरे धीरे कूलिंग टावर में पानी कम होने लगती है और इसी जो पानी यह इस प्रकार से जो पानी कम होता है उससे क्या बोलते हैं तो इवोपरेशन लॉस बोलते हैं, क्योंकि यह पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। इसके बाद क्या आते हैं तो ड्रिप लॉस आते हैं। ड्रिप लॉस किसे कहते हैं आइए इसे हम समझते हैं। जब कूलिंग टावर में जो पंखा लगाया जाता है वो हवा क्या करते हैं तो कूलिंग टावर से ऊपर खींचते हैं, यानी कूलिंग टावर में जो पानी आता है उससे क्या होता है तो ऊपर खींचते हैं। जो पानी को जो कूलिंग टावर का जो फिन्स होता है उस पर जो गिराया जाता है
उस पर बूंदे बूंदे टपकती है। इससे क्या होता है, कूलिंग टावर के जो पंखा होते हैं वो हवा को खींचती है। इससे जो पानी होती है वो बूंद के साथ साथ क्या होता है, तो बूंद बूंद करके या हवा के साथ में उड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, तो कूलिंग टावर में पानी की कमी होने लगती है। इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट लॉस या विंटेज लॉस इसे बोलते हैं। इसके बाद आती है ब्लो डाउन लॉस। तो ब्लो डाउन लॉस किसे कहा जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। कूलिंग टावर में इवोपरेशन के कारण जो वाष्प बनती है, इसके कारण जो पानी बाहर जाती है वो पूरा प्योर पानी होता है, यानी कि शुद्ध पानी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं होता है। और जो पानी में मिनरल होता है वो क्या होता है, जो बाकी का पानी होता है, जो पानी में मिनरल होता है जो ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, तो जो बाकी का मिनरल होता है वो जो बाकी पानी रहता है उसमें मिल जाता है। अब क्या होता है, तो ये पानी होता है वो क्या, तो कंडेंसर के ये जो कूलिंग टावर के सम्प में जमा हो जाता है। उससे क्या होता है, तो यह पानी कंडेंसर में धीरे धीरे जाने लगता है। इससे क्या होता है, तो मिनरल बढ़ जाता है और ये कंडेंसर के ट्यूब को ब्लॉक करने लगती है। इसीलिए हमारे कंडेंसर को बचाने के लिए जो ज़्यादा मिनरल वाला पानी होता है उसको क्या करते हैं, ड्रेन करके बाहर निकाल देते हैं। अब जो हम पानी बाहर निकाल देते हैं वो पानी क्या होगा, तो हमारा वेस्ट हो गया, तो इसको हम लॉस में ही गिनेंगे, यानी कि पानी का लॉस में ही गिनेंगे। तो इस प्रकार के लॉस को क्या बोलेंगे, तो ब्लो डाउन लॉस बोलेंगे। समझ गए कूलिंग टावर में कौन कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। तो आइए अब जानते हैं जो कूलिंग टावर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है उस पानी में कितना कुछ पैरामीटर होना चाहिए, पानी का क्या पैरामीटर होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। कूलिंग टावर में जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.5 से लेकर 9 तक उसका पीएच वैल्यू होती है। कूलिंग टावर में हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसका टोटल हार्डनेस 150 से 450 ppm होना चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका कैल्शियम हार्डनेस कितना होना चाहिए, तो 60 से लेकर 250 ppm तक होना चाहिए। और कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका जो मैग्नीशियम हार्डनेस होना चाहिए वो 20 से लेकर 80 ppm तक होना चाहिए। और कूलिंग टावर के पानी का जो पी एल्किनिटी होता है वो कितना होना चाहिए, तो 50 से लेकर 80 के बीच होना चाहिए। और कूलिंग टावर के जो पानी होता है उसका जो टोटल एल्किनिटी होती है वो कितना होना चाहिए, तो 50 से लेकर 200 ppm तक होना चाहिए। कूलिंग टावर के पानी का जो एम एल्किनिटी है वो कितना होना चाहिए, तो 20 से 200 ppm तक होना चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका क्लोराइड कितना होना चाहिए, तो 50 से लेकर 200 ppm होना चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका टीडीएस कितना होना चाहिए, जो टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना होना चाहिए, तो 4500 ppm से नीचे होना चाहिए कूलिंग टावर के जो पानी का टोटल टीडीएस। कूलिंग टावर का पानी का सीओसी यानी कि सीओसी साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 306 के बीच में होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कूलिंग टावर से संबंधित जितना ही महत्वपूर्ण जानकारी थी वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं vijendaguruji.com। इसमें आपको HPSC से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।